लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 17 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। राजा साहब ने देखा कि एजाज का मिजाज उखड़ा उखड़ा है। उन्होंने साजिंदों को रुखसत कर दिया। प्रभाकर को भोजन कराना था, इसलिए बैठाले रहे। काट कुछ गहरा चल गया था, यानी एजाज को राजा साहब चाहते थे, पर दिल देकर नहीं। अगर दिल देकर भी कहें तो भेद बतलाते हुए नहीं। सिर्फ कला प्रेम था या रूप और स्वर का प्रेम जो रुपए से मिलता है। यही हाल एजाज का। उसके पास धन था, रूप और स्वर भी, पर तारीफ न थी। ये दूसरों से मिलती थी, और उन्हीं लोगों से जो रूप स्वर और यौवन खरीद सकते हैं। षोडशी होकर जिस समूह में वो चक्कर काटती थी, वो कैसा था, आज प्रभाकर को देखकर उसकी समझ में आया। वो बड़प्पन कितना बड़ा छुटपन है। राजा साहब के बर्ताव से परिचित हुआ। प्रभाकर को न देखने पर वो समझ न पाती कि आदमी की असलियत क्या है। आज तक जैसे उस छुटपन वाले बड़प्पन से उसका छुटकारा न था। आज के परिवर्तन के साथ प्रभाकर का प्रकाश उसके दिल में घर करता गया। खेल और मजाक दिल नहीं, किसी को बनाना और किसी को बिगाड़ना दिलगीरी नहीं, सौदा है। जो कुछ भी अब तक उसने किया वो एक बचत थी। असलियत क्या थी, कहाँ थी, वो नहीं समझ पाई। आज भी नहीं समझी। सिर्फ उसे दिल नहीं माना, टूटी जा रही थी। असलियत असलियत से मिल गई। प्रभाकर की जैसी शालीनता उसने किसी में नहीं देखी। जो बातचीत सुन चुकी है, उससे अगर इस आदमी का ताल्लुक है तो गजब है ये आदमी, स्वदेशी। एजाज रहस्य मालूम करने के लिए उतावली हो गई। प्रभाकर ने जो गाना गाया उसमें प्रदर्शन न था, किसी की परवाह नहीं, फिर भी किसी से नफरत नहीं। ये अच्छा गाना जानता है, पर अच्छों का प्रभाव नहीं रखता। गाने के संबंध में चढ़ी रहकर भी एजाज चढ़ी न रह सकी। राजा साहब से जो दुराव हुआ था वो उनके प्रभाकर के लिए हुए प्रेम के कारण था। अब वो एक हार बनकर रह गया। उसको खुशी हुई, एक कुंजी उसके पास भी है। अपमान को भूल कर उसने राजा साहब से कहा, बड़ा रूखा रूखा लग रहा है। मैं कशी, क्या बुरा? राजा साहब जो बाजी लगा चुके थे, वो प्रभाकर को बाहर का आदमी नहीं समझ सकती थी। एजाज का इशारा मिलते ही गुलशन शीशा और पैमाना ले आई। उसी तरह ढालकर एजाज को दिया। एजाज ने राजा साहब को। प्रभाकर के लिए लेमनेड आया। एक प्याला पिलाकर दूसरा भरा, तीसरा भरा। राजा साहब खाली करते गए, एजाज भी साथ देती गई। पूरा नशा आ गया। भोजन की थाली आने लगी। तीनों भोजन करने लगे। प्रभाकर बाबू से तो गहरे ताल्लुकात हैं। हाँ, राजा साहब ने कहा, हमारे कौन कौन से फायदे आपसे हैं, हमें मालूम हो तो हम भी साथ हो जाएं। बात हम तीनों की है, हमारी मदद काम कर सकती है, इसमें क्या शक? प्रभाकर ने मधुर स्वर से पूछा। आपकी जमींदारी है? राजा साहब को प्रश्न बहुत अच्छा लगा। वो स्वयं इतना साधारण प्रश्न नहीं कर सकते थे। एजाज को जवाब देते हुए झेंप हुई। कहा, अब हमें आप लोगों के सवाल का जवाब देना पड़ता है। पहले हम ही जवाब लेते थे। आते जाते हम ही पहले बोलते थे, हिंदू जवाब देते थे। इसी डर से हमने हुजूर से बातचीत नहीं की कि हुजूर खुद पूछें। राजा साहब ने चुटकी लेते हुए कहा, ऐसी बात का हमें कोई ख्याल न था। कुछ तो होगा ही। राजा साहब डटे रहे। वो बहुत अनुकूल नहीं। हमारे? हाँ, आपके? राज देते रहे तो सरकारी तौर से हो सकती है। राज तो आपने हमें दे दिया। एजाज प्रभाकर को देखती रही। प्रभाकर ने कहा, अब हमारा फर्ज है हम आपकी सेवा करें। अभी इतना ही कि हम स्वदेशी। इस रात से हमारी सरकार के यहां कद्र बढ़ सकती है। राजा साहब की आंख झप गई। इससे दिल का हाल नहीं कहा? एजाज प्रभाकर से सुनने के लिए बैठी रही। प्रभाकर ने कहा, मैं स्वदेशी का सक्रिय हूं। सूत, चरखा, करघा, कपड़े तथा ग्रामीण वस्तुओं के प्रचलन का बीड़ा उठाया। काम करता हूं। राजा साहब की सहानुभूति है। जमींदार छोटे मोटे हम भी हैं। आपसे हमारा स्वार्थ है, हम समझते हैं। हमारे यहां एक डांट लगा दी गई है। हमसे आपका उपकार हो सकता है। कुछ राज हमें काम करने के लिए दीजिएगा। राजा साहब बहुत खुश हुए। कहा, हमारा एक ही रास्ता है। हम बातें आपसे नहीं कर सकते। आज्ञा है। आपने जो कुछ कहा है
उसका कुछ प्रमाण भी हमें चाहिए। यहां हम कपड़े के केंद्र मजबूत करेंगे, व्यवसाय बढ़ाएंगे। आपको अर्थ और अनर्थ के संबंध में काफी जानकारी है। उस तरफ से तो कुछ मिलेगा नहीं, एजाज ने कहा। इस तरफ का भी कुछ न जाना चाहिए। इतना ख्याल रखिए, उनके आने के दिन की बातचीत मिल जानी चाहिए। मिलेगी, जमींदार तो हम भी हैं, इतना काफी है। कोई दूसरी मदद? क्या पार्टी को दस्तखत करके नाम दे सकती हैं? ये सोचूंगी। शायद नहीं। पहले की बात होती तो हिम्मत बांध कर देखती। पुलिस या खुफिया का राज यहां का है या कलकत्ता का? कलकत्ता का। एक आदमी यहां आया है, आपको बता रहा हूं। प्रभाकर ने यूसुफ के चेहरे का वर्णन किया। ऐसा ही आदमी वो भी था, पहले ही पहल आया था। एजाज ने कहा। आपको ये आदमी कहाँ मिला? गेस्ट हाउस में। किसी दूसरे ने भी देखा? हाँ, उसने देखा जो हमारे साथ है। एजाज ने बड़ी बड़ी आंखें निकाली। राजा साहब ने खिदमतगार को भेजा। कुछ ही अरसे में दिलावर आया। भीतर बुलाकर राजा साहब ने पूछा, आपके पीछे किसी को देखा? राज मिल गया। बाजार में ठहरा है, बाहर का आदमी है। जहां जहां जाए आदमी लगा रखो, देखे रहो, मालूम कर ले असली कौन है। जी हुक्म, कहकर दिलावर बैठक छोड़कर चला। हमारे लिए अच्छा होगा अगर आप कलकत्ता चली जाएं। आप इस समय हमारी ज्यादा मदद कर सकती हैं। ये आदमी आपके कारण आया है। क्या राजा साहब ये बतलाएंगे कि हमारा राज किसी को उनसे नहीं मिला? नहीं, नहीं मिला, इनसे हम कहते हैं, लेकिन दूसरे की बात है, इसलिए नहीं कहा। हमें इसका दुख नहीं। एजाज दृढ़ हुई। हमारी किस्मत, प्रभाकर ने कहा। ये आदमी आपके लिए, एजाज की ओर उंगली उठाकर, आया है। यहां इसका कोई आदमी होगा। मुझसे मैनेजर का नाम लिया, मगर मैनेजर से इसकी जान पहचान भी ना होगी। राजा साहब सीधे होकर बैठे। प्रभाकर कहता गया, जिस तरह भी हो, आप लोगों में किसी से कोई आदमी मिलेगा। अब होशियारी से चलना है। राजा साहब चौंके। इसीलिए कुछ रोज जाने की बात न करे, लेकिन जाना बहुत जरूरी है। नसीम यहां नहीं, इस मामले की वही मुखिया है। यानी? प्रभाकर ने पूछा। अभी हमारी चड्ढी नहीं कटी। ये राज बाद को। आपका असली नाम प्रभाकर है? मैं प्रभाकर हूं और मैं कुछ नहीं जानता। आप कलकत्ते में मुझसे मिलेंगे? प्रभाकर ही आपसे मिलेगा। राजा साहब को ताल कटती हुई सी जान पड़ी। हृदय में कोई रो उठा, मगर बैठे रहे। प्रभाकर ने विदा मांगी। देर हो गई। उसके साथी अभी छूटे हुए थे। रहने के लिए उन्होंने संभवतः दूसरा कमरा दूसरे मकान में लिया हो। एक तरह से पकड़ा जाना ही समझना चाहिए। प्रभाकर सोचकर बहुत घबराया। राजा साहब ने पालकी मंगा दी। प्रभाकर बैठे। राजा साहब ने अतिथि भवन में रखने की आज्ञा दी। दूसरे दिन सवेरे जगह पर भेजने के लिए कहा। दिलावर ने सुन लिया। प्रभाकर ने कहा, मैं पता लेकर ही जाऊंगा। ये मेरी पूरी मदद करें, ऐसी आज्ञा दीजिए। राजा साहब ने दिलावर को बुलाकर हुक्म दे दिया। एजाज के मन से संसार का प्रकट सत्य दूर हो गया। कल्पनादर्श में रहने की आकांक्षा हुई। प्रभाकर का ऐसा व्यक्तित्व लगा जैसा कभी न देखा हो। इसके साथ जिंदगी का खेल है, खिलाफ मौत का सामा। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 17, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।